नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी का एक प्रैक्टिस सेट डेली का लेकर के आ रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से मैं आज कुछ एक आर्टिकल की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको पता है ना, पिछले 2 या 3 क्लासेस के अंदर हमने क्या काम किया है, आर्टिकल को डिस्कस किया है। और मैं बार बार कहता हूं कि वही आर्टिकल मैंने उठाए हैं जो ज्यादा एग्जाम में बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार का हम क्या काम करेंगे, आज एक और प्रैक्टिस सेट कह लो या फिर कुछ आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं आज के पहले आर्टिकल का स्टूडेंट्स। तो पहला आर्टिकल आपके सामने ये है, यानी आर्टिकल 123 123 और 124 124। ये दो आर्टिकल आपके सामने है और दोनों आर्टिकल के अंदर में क्या बताया गया है ये हमें डिस्कस करना होता है। तो मेरा कहने का मतलब आर्टिकल 123 इसमें क्या होता है, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, एक अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति के पास में पावर जो होती है अध्यादेश जारी करने की, यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर होती है, ऑर्डिनेंस जारी करने की जो पावर होती है वो कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो 123 के तहत होती है। अब ये ऑर्डिनेंस होता क्या है, ये अध्यादेश होता क्या है, क्या आप लोगों को पता है? सुनो बात, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करता है भारत का राष्ट्रपति। कहने का मतलब, जब मान लो सेशन नहीं चल रहा है किसका, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट यानी संसद के सत्र अगर उस समय नहीं चल रहे हैं और देश के अंदर कोई ऐसा कानून लागू करने की, मतलब ऐसा कोई कानून लागू करना है जो या तो संसद के सत्र चल रहे हैं तब पारित हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो राष्ट्रपति क्या काम करेगा, इसमें आर्टिकल 123 के अनुसार अपने द्वारा ही एक ऐसे नियम या कानून को लागू करेगा और उसी नियम या कानून को लागू करता है जो पार्लियामेंट के अंदर पारित होने की संभावना रहती है। अन्यथा ऐसा कोई नियम या कोई कानून भारत का राष्ट्रपति जारी नहीं करता है। अब एक नियम ये भी कहता है कि ये जो अध्यादेश है ये कितने टाइम तक लागू रहेगा, यानी जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है उसकी जो वैधता होती है वो 6 महीने की होती है। ये 6 महीने तक लगा रहेगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर हमारी संसद यानी पार्लियामेंट ने इसे पारित कर दिया तो ठीक है, अन्यथा क्या हो जाएगा, यह अपने आप ही क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है 6 महीने के बाद में। तो अगर पूछे कि राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल के अनुसार में है, 123। अगर ये पूछ ले कि राज्यपाल के पास में कौन से आर्टिकल में रहेगी, अगर थोड़ा सा आपसे पूछ ले कि राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 213 के अनुसार अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करता है। कवर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल है 124 124 नंबर। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें वर्णन किया गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है ये कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है, 124 124 के तहत किया गया है। अगर पूछे कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बना था, तो पहली बार तो बनता है 1774 के अंदर। कहां पर बना था, तो ये तो कलकत्ता के अंदर बना था। लेकिन जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अंदर बना हुआ है उसकी स्थापना कब होती है, तो उसकी स्थापना जो हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को होती है दिल्ली के अंदर। अगर पूछे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, तो दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, 124 के तहत होता है। क्लियर हुआ। तो ये दो आर्टिकल आपके सामने थे जो मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, आर्टिकल 127 और 129। 127 क्या कहता है और 129 क्या कहता है। 127 में वर्णन किया गया है तदर्थ न्यायाधीश का, तदर्थ न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। और ये तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है, तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से। अब आता है कि ये तदर्थ न्यायाधीश होते क्या है, इनका मतलब क्या हुआ। तो इनका जो नियुक्ति होती है
तदर्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो करवाई जाती है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर करवाई जाती है। कहने का मतलब जब भी मान लो सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला सुनाना होता है और इस समय अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट की कोई कार्रवाई शुरू करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या की पूर्ति नहीं है तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति से पहले अनुमति प्राप्त करेगा और उसके बाद में क्या प्रक्रिया होती है, जिस भी राज्य की हाई कोर्ट से जिस भी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करवानी होती है उस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे भी परामर्श करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश के जो प्रावधान है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, किसी भी हाई कोर्ट से हो सकती है। किसको बनाया जाएगा? जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे ही बनाया जाता है। कवर हुआ। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 129 129। जो सुप्रीम कोर्ट है इसे कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला किसी भी केस में सुनवाता है तो उसकी एक लिखित कॉपी अपने पास में रखेगा। दूसरा पॉइंट, नीचे की जो अदालतें होती है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे अन्य कोई कोर्ट है, उन सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करना पड़ता है, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। यानी कोई भी हाई कोर्ट और कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाकर के फैसला नहीं सुना सकती है। कवर हुआ। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। कौन से आर्टिकल में? 129 129 में कहा जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 131 और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 143। 131 और 143 में क्या बताया है? इसमें आता है मूल एवं आरंभिक क्षेत्राधिकार, मूल एवं आरंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। मतलब इस बात का क्या हुआ, यानी अगर मान लो एक तरफ तो भारत सरकार है, एक तरफ भारत सरकार है और एक तरफ कोई भी राज्य सरकार है, एक तरफ भारत सरकार, एक तरफ कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, या एक तरफ कोई भी राज्य सरकार है और दूसरी तरफ भी क्या है, कोई भी राज्य सरकार है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ तो भारत सरकार है और एक तरफ कई राज्यों की सरकारें हैं, कई राज्यों की सरकारें हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर किसी भी बात को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, उसका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कहने का मतलब अनुच्छेद 131 के तहत कोई भी जो नागरिक है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। 131 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है। तो या तो भारत सरकार या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और किसी भी राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, या फिर एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ कई राज्यों की सरकारें हों, इन दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल कौन सा है? 131 131। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 143 143 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 143 में क्या आता है कि परामर्श क्षेत्राधिकार का वर्णन रहेगा। किसका वर्णन रहेगा? परामर्श क्षेत्राधिकार का वर्णन रहता है। और परामर्श क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास में ये पावर होती है कि वह किसी भी कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। बात सुनो, आर्टिकल 143
परामर्श क्षेत्राधिकार। इस बात का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के पास में अगर मान लो कोई ऐसा विषय आता है, कोई भी ऐसा विषय जो या तो कानूनी रूप से हो या कोई ऐसा मामला हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट की राय जानना जरूरी होती है, तो राष्ट्रपति क्या काम करेगा, आर्टिकल 143 का प्रयोग करके उस मामले को भेज देगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहां से एक परामर्श आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब एक पॉइंट ये आता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय या जो भी परामर्श राष्ट्रपति के पास में भेजेगा, वो निर्णय या जो वो परामर्श होगा वो रिस्पेक्टेबल तो होगा लेकिन बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, वो राय राष्ट्रपति माने या ना माने ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। और दूसरा पॉइंट, वो राय सम्मानजनक होगी लेकिन बाध्यकारी नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है कि उसको राष्ट्रपति माने। तो ये पॉइंट इसमें वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 143 ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है और ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल 148 और 153 इन दोनों में किसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया है भारत के केग का, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया है ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 में रहेगा। यानी इस केग का वर्णन आर्टिकल 148 से 151 151 तक किया गया। वैसे तो अगर पूछे कि केग के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 148 में किया गया है। अब अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में भारत के केग कौन आते हैं, तो वर्तमान में जो नियंत्रक के महालेखा परीक्षक आते हैं उनका नाम रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वर्तमान में भारत के क्या आते हैं, केग आते हैं। अगर पूछ ले कि केग का कार्य क्या होता है, तो भारत सरकार के समस्त खर्चों पर निगरानी रखना। भारत सरकार के जो समस्त खर्चे होते हैं, समस्त खर्चों पर निगरानी रखना, ये किसका काम होता है, भारत के केग का होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है आर्टिकल 153 153 में क्या बताया गया है, ये पॉइंट कवर हुआ। 148 क्या बताया गया है, केग का वर्णन है। अगर पूछ ले कि 153 क्या कहता है, तो इसमें वर्णन किया गया है राज्यपाल का, राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपाल के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 153 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल कवर हुए। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आर्टिकल 155। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इसमें वर्णन किया गया है जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति का जो वर्णन है ये कौन से आर्टिकल में किया गया है, 155। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एक काम किया था कि जो संविधान सभा थी वो सर्वसम्मति से एक फैसले लिया करती थी। तब बहुत से यहाँ पे जो हमारे संविधान के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि राज्यपाल का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इधर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, उन्होंने क्या काम किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने फिर कनाडा के संविधान का जब अनुसरण किया तो वहां पर देखा कि राज्यपाल की वहां पर नियुक्ति होती है, तो उन्होंने कहा कि राज्यपाल का अलग से इलेक्शन नहीं होगा, राज्यपाल की नियुक्ति होगी और नियुक्ति करने का जो काम करेगा ये भारत का राष्ट्रपति करेगा। इसीलिए जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। 161 में क्या आती है, पार्डन पावर आती है, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। कहने का मतलब क्षमादान शक्तियां प्रदान की गई है किसको, राज्यपाल को। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को मिली हुई है क्षमादान शक्तियां। मतलब क्या हुआ
कि जिस प्रकार से आर्टिकल 72 यहां पे राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां मिली हुई है, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां मिली हुई है, इसी प्रकार से आर्टिकल 161 के अंदर क्या आता है, राज्यपाल को भी क्षमादान शक्तियां मिली हुई है। राज्यपाल चाहे तो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। कहने का मतलब अगर फांसी की सजा किसी को मिली हुई है तो राज्यपाल उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई दंड अगर सेना न्यायालय से मिला है तो राज्यपाल उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, बाकी कर सकता है। उसी प्रकार से राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को रोक सकता है, उसको माफ कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसके पास में पूरी पावर है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में। तो अगर पूछे कि 161 में क्या है, पार्डन पावर, क्षमादान शक्तियां मिली हुई है, किसको मिली हुई है, तो ये राज्यपाल को मिली हुई है। कवर हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने ये रहेंगे, हो गए अभी, ठीक है। तो ये थी हमारे कम से कम 10 या 12 आर्टिकल हमने कवर किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हम डेली के आर्टिकल करते आ रहे हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। तो एक बात मुझे आपको और बतानी है कि बहुत जल्द मैं आपके सामने एक लाइव क्लास लेकर के आने वाला हूं और उसमें आपकी पूरी की पूरी जो पॉलिटी है उसके क्वेश्चन रहेंगे और पॉलिटी का बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊंगा। और एक क्लास को देखने के बाद, यानी मैं इतना कह सकता हूं, इतना दावा कर सकता हूं कि अगर वो क्लास आपने अच्छे प्रकार से लगा ली तो आपको पॉलिटी पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक एक क्वेश्चन उसमें कवर होता जाएगा और जैसे एग्जाम आएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कल एक और स्लाइड मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। तो तब कल तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।